भारत माता की। भारत माता की। એટલી વિશાળ સંખ્યામાં સૌ મિત્રો બહાર ઉભા છે। હું આપને ભરોસો આપું છું, આપને મળ્યા પછી જ જઈશ। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आर.सी. फड़दू जी, मंत्री परिषद के मेरे सभी साथी, संसद सदस्य श्री, धारासभ्य श्री, तहसील पंचायत, जिला परिषद, नगर पालिका के सभी महानुभाव और आज सुबह से हजारों की तादाद में आए हुए पंचमहाल जिले के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं भाषण गुजराती में करना चाहता था, लेकिन आज सुबह से एक प्रकार से कल रात से ही मीडिया के मित्र तपस्या कर रहे हैं, तो उनके प्रति भी सद्भावना होनी चाहिए। और इसलिए उन मित्रों के आग्रह पर जब मैंने उनको वादा किया कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर बात को संभाल लूंगा, और इसलिए मैंने उनके आग्रह पर हिंदी में बोलना स्वीकार किया है। पंचमहाल जिला के मेरे भाइयों बहनों, हम लोगों के लिए हिंदी समझना मुश्किल नहीं है, और इसलिए जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो जरूर पहुंचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बात निश्चित है भाइयों बहनों कि आज पूरे हिंदुस्तान में गुजरात की पहचान बहुत साफ साफ देश और दुनिया को नजर आ रही है। देश और दुनिया को कोई दुविधा नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरे हिंदुस्तान से एक ही स्वर में गुजरात के विषय में बोला जाता है, और वो स्वर है, वो भाव है, वो विश्वास है विकास का। चारों तरफ गुजरात के विकास के मुद्दे पर कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा है। और गुजरात ने भी विकास के मुद्दे पर जितनी बातें धरती पर खरी उतरी हैं, उतनी ही बातों का दावा किया है। उससे अधिक किसी बात का कभी दावा नहीं किया है। और भाइयों बहनों, पहली बार हमारे देश में विकास ये मुद्दा चर्चा के केंद्र में है। कोई चाहे आज स्वीकार करे या न करे, हर एक के अपने अपने कारण होंगे, हर एक की अपनी अपनी मजबूरियां होगी, हर एक के अपने अपने एजेंडा होंगे। हो सकता है
कि इस सत्य को स्वीकार करने का सामर्थ्य आज उनमें न हो, लेकिन कभी न कभी तो लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की राजनीति में विकास के मुद्दे पर सब सरकारों को बोलने के लिए मजबूर करने का अगर किसी ने काम किया है तो गुजरात के 6 करोड़ नागरिकों ने किया है। चुनाव पहले भी होते थे, लेकिन पहले जब चुनाव होते थे तो वादों के आधार पर होते थे। जो सत्ता में होते थे वो भी नए वादे देते थे, जो सत्ता में आना चाहते थे वो भी नए ख्वाब दिखाते थे, नए वादों की घोषणा करते थे। क्या हुआ, क्या किया, लोगों का भला कितना हुआ, इस मुद्दे पर इस देश में कोई चर्चा नहीं होती थी। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये बातें होती थी। गुजरात की सरकार ने पूरे देश में एक माहौल बनाया है कि अब जनता को हिसाब देना पड़ेगा और जनता उन्हीं लोगों को पसंद करेगी जो जनहित में काम करते हैं, जनता के सपनों को पूरा करने का प्रामाणिक प्रयास करते हैं। ये स्थिति हमने पैदा की है और हमें इस बात का गर्व है कि हिंदुस्तान में विकास को हमने एजेंडा बनाया है। सब लोगों को उसके पीछे चलना पड़ रहा है। बाकी लोगों के तौर तरीके क्या है? टुकड़े फेंको। अगर किसी इलाके में चुनाव जीतने के लिए 1000 में से 250 वोट की जरूरत है तो सिर्फ 250 को ही ध्यान में रखो, 2-4 टुकड़े फेंक दो, उनकी एक वोट बैंक बना लो और अपनी इच्छाएं पूरी कर लो। यही खेल चलता रहा। बाकी 750 लोगों का क्या होगा इसकी उनको कभी परवाह नहीं रही। सारा खेल वोट बैंक की राजनीति के इर्द गिर्द चला। विकास के काम भी उन अपने मतदाता वोट बैंक है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ही किए गए। रास्ता बनेगा तो वहीं बनेगा जिस गांव में से वोट की संभावना है, वरना वो गांव 40-40 साल तक वोट के बिना, रास्ते के बिना रह जाएगा। यही खेल चलता रहा। हर चीज को चुनाव के साथ जोड़ दिया गया, वोट बैंक के साथ जोड़ दिया गया और नतीजा यह हुआ कि वोट बैंक तो संभली लेकिन देश नहीं संभला। कुछ मुट्ठी भर लोगों का भला तो हुआ लेकिन आम आदमी की भलाई नहीं हुई। यह दुर्भाग्य देश ने देखा है। गुजरात ने जो देश को दिया यही दिया है कि हमने ये टुकड़े फेंकने वाली परंपराओं को समाप्त कर दिया। लोगों को लालायित करके, भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा करने वाला कारोबार गुजरात में खत्म हो गया। धरातल पर विकास, इसको हमने प्राथमिकता दी। पहले तो विकास की कल्पना क्या थी? मेरे पत्रकार बंधु यहां इतने सालों से पुराने जो पत्रकार हैं उनको मालूम होगा। पहले विकास की कल्पना क्या थी? मुझे स्मरण है, मैं नया नया राजनीतिक जीवन में आया था और उन दिनों में गुजरात में अकाल की स्थिति रहा करती थी। तो कहीं पर भी दौरा करते थे तो लोग हमें आकर के मेमोरेंडम देते थे, मांग पत्र देते थे। और क्या मांगते थे? वो कहते थे कि देखिए अकाल की संभावना लगती है तो हमारे इलाके में भी रिलीफ वर्क शुरू हो जाए, राहत के काम शुरू हो जाए, कुछ खुदाई उदाई का काम मिल जाए ताकि हमको रोजी रोटी मिल जाए। यही मांग करते थे। कोई गांव थोड़ा जागरूक होता था तो क्या मांगता था कि ये जो रिलीफ वर्क चलने वाले, जहां खुदाई होने वाली है,
तो कम से कम वो मिट्टी हमारे गांव से जाने वाली जो पगडंडी है, अगर वहां पर वो मिट्टी बिछा दी जाए तो कभी हम लोगों को आगे चल करके बस को आने जाने की सुविधा बन जाए, तो ऐसा एक कच्ची मिट्टी का रोड बना दीजिए, ये मांग हुआ करती थी। लोगों को पता तक नहीं था विकास क्या होता है, और सरकारें भी मिट्टी डाल करके कच्ची सड़क बना देना उसी को विकास मानती थी। अकाल के समय रिलीफ काम करना, उसी से रास्ते बना देना, इसी को बहुत बड़ी सिद्धि मानी जाती थी। आज भाइयों बहनों 15 साल के भीतर भीतर क्या बदलाव आया है, कैसी स्थिति बनी है। आज मुझे आदिवासी इलाके के लोग मिलने आते हैं तो क्या कहते हैं, मोदी जी कुछ रोड का काम हो जाए ऐसी हमारी इच्छा है। तो मैं उनको कहता था, यार मैं इतना दौरा करने वाला इंसान हूं, मुझे मालूम है तुम्हारे यहां तो पक्का रोड है। तो कहता है, साहब पक्का रोड तो है लेकिन सिंगल पट्टी है, हमें जरा डबल पट्टी वाला रोड चाहिए, ये मांग करता है। कहीं जाते तो कहता है, मोदी जी रोड तो अच्छा है, डबल पट्टी है, लेकिन अब जरा वक्त बदला है, हमें पेवर रोड चाहिए, पेवर रोड चाहिए। मेरे गुजरात का आदिवासी गुजरात सरकार से पेवर रोड की मांग कर रहा है। यह विकास का मॉडल है। विकास कैसे होता है, कैसी स्थितियों को बदलता है, इसका यह उदाहरण है। मैं सद्भावना मिशन में एक जिले में गया था, तो वहां पर ये बंजारा समाज के कुछ लोग आए। उन्होंने मुझे एक खिलौना भेंट किया, और खिलौने में वो ले आए थे प्लास्टिक का जेसीबी। मैंने कहा, यार तुम ये क्यों लाए हो? बोले, साहब हम बहुत समझबूझ करके लाए हैं। मैंने कहा, क्यों? पहले बोले हम गधे रखते थे और गधों पर मिट्टी ढो करके बेचने का काम करते थे, लेकिन आपकी सरकार आने के बाद अब गधे नहीं रखते, जेसीबी रखते हैं, और ये हमारी प्रगति का प्रतीक आपको देने आए हैं। मित्रों, एक जमाना था जब दाहोद और गोधरा जिले के लोग बारिश समाप्त होते ही दिवाली का इंतजार किए बिना शहरों की ओर चले जाते थे। क्यों? ताकि आपकी गाड़ी ठीक चले, आपको रोड अच्छा मिले। इसलिए मेरा आदिवासी भाई 40-42 डिग्री टेम्परेचर में धूप में खड़ा रह करके डामर का टार रोड का काम करके रास्ते बनाने के लिए मजदूरी करता था, और शहर के बाबू लोग उस पर अपनी गाड़ियां चलाते थे। वो सबको मालूम है। आज पंचमहाल और दाहोद में जाइए, रोड पर काम करने वाला मजदूर नहीं मिलता है। अगर जाकर के पूछोगे तो कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं। अब पहले तो मैं मजदूरी करता था, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं। आप मुझे अगर कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले हो तो मैं आने को तैयार हूं। वो मजदूरी करने वाले दिन चले गए। विकास का मॉडल क्या होता है, ये हमने सिद्ध करके दिया है। एक जमाना था जब कोई पानी मांगता था, भाइयों बहनों, गुजरात में पानी मांगो यानी क्या, टैंकर भेजने की व्यवस्था होती थी। पानी की आम आदमी मांग करे, हर साल मांग करे। जनवरी फरवरी आया नहीं कि पानी की किल्लत शुरू नहीं हुई, और तुरंत सारे सरकारी बाबू और पॉलिटिकल लीडर तय कर ले कि टैंकर देने का काम शुरू करो। भाई भतीजे टैंकर खरीद ले, बैंकों से लोन लेकर के, सरकार से उनको काम मिल जाए। आधा पानी आए, आधे टैंकर आए, पूरे पानी का बिल, पूरी सब टैंकर का बिल, यही कारोबार चलता था। जब मैं गुजरात की धरती पर ये दायित्व आप लोगों ने मुझे दिया, तब गुजरात में 4000 से अधिक गांव ऐसे थे
कि जहां टैंकर से पानी दिया जाता था, करीब करीब 30% गांव ऐसे थे इस राज्य के जहां टैंकर से पानी दिया जाता था, और टैंकर से पानी देना यानी एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का खेल चलता था। और वो इसी में आनंद मानते थे कि हफ्ते में 2 दिन टैंकर आ गया, लोगों को कहते देखिए सरकार कितना काम करती है। उनका विकास का मॉडल ये था। कोई ज्यादा जागरूक गांव है, पानी की मांग करता था, तो क्या करते थे? हैंडपंप। उनकी सोच लंबे से लंबी कितनी थी? हैंडपंप। पानी देना, इन्हें क्या करना? हैंडपंप लगाना। उनको हैंडपंप से आगे पानी की कोई व्यवस्था हो सकती है, ये विकास का कोई नक्शा उनके दिमाग में नहीं था। कभी सोचा तक नहीं था उन्होंने कि लोगों को पीने का पानी कैसे मिले। हैंडपंप, और वो भी कैसी हालत कि उसका अगर वायुस्तर खराब हो गया तो 1 हफ्ते के भीतर फिर हैंडपंप बंद हो जाए, और फिर वायुस्तर आने का रिपेयरिंग में 2 साल लग जाते थे, और लोग वो खंभा देखते रहते थे घर के बाहर। वो एक स्मारक होता था, उनके गवर्नेंस का स्मारक हुआ करता था। ये विकास का मॉडल था। भाइयों बहनों, आज पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का हमने प्रबंध किया। गुजरात के सभी गांवों में पानी पहुंचाया, और पाइपलाइन कितनी बड़ी डाली है मालूम है? आप मारुति कार लेकर के उस पाइपलाइन के अंदर गाड़ी चला सकते हो। इतनी साइज की पाइपलाइन डाल करके आज गुजरात के गांवों में पानी पहुंचाया है। आपको जानकर के हैरानी होगी, मुझे मालूम नहीं है 10 साल पहले मेरे मीडिया के मित्रों ने रिपोर्ट लिखी है कि नहीं लिखी है। 2001 में ये हमारे ट्राइबल बेल्ट में, उमर गांव से अंबाजी, ट्राइबल बेल्ट में आदिवासियों के घरों में सिर्फ 4% गांव ऐसे थे, घर ऐसे थे। ट्राइबल बेल्ट के 4% घर ऐसे थे, यानी किसी गांव में 100 घर है तो 4 घर ऐसे थे कि जहां पर नलके से पानी आता था। भाइयों बहनों, पिछले 10 साल में हमने मेहनत की। 50 साल की जो बुराइयों को मिटाते मिटाते आज करीब करीब 75% हम पहुंच गए हैं, और हम आने वाले दिनों में 100% आदिवासी के घर में नलके से पानी देने में सफल हो जाएंगे। मित्रों, ये हैंडपंप इसी को विकास मानने वाले लोग, ये देश अब ऐसी बातों से भ्रमित होने वाला नहीं है। हमने विकास को नई ऊंचाइयों पर ले गए। मित्रों, एक जमाना था अंकलेश्वर, वापी, वलसाड़, वहां कुछ कारखाने लग गए थे और ये सीना तान करके घूम रहे थे, गोल्डन कॉरिडोर, गोल्डन कॉरिडोर, गोल्डन कॉरिडोर। यानी एक 40-50 किलोमीटर रास्ते के 2 तरफ कुछ कारखाने लग गए। उस गोल्डन कॉरिडोर यानी गुजरात का विकास हो गया, उसी पर नाच रहे थे। क्या एक 40-50 किलोमीटर का कॉरिडोर में अगर उद्योग आ गए तो गुजरात औद्योगिक राज्य हो गया? आज मित्रों, गुजरात के किसी भी जिले में चले जाइए, हर जिले में कोई न कोई उद्योग हम लाए हैं। आप गोधरा से निकलिए, बड़ौदा तक जाइए, पूरा रास्ता उद्योगों से भरता चला जा रहा है। मित्रों, किसी ने सोचा था कि यहां हर क्षेत्र में उद्योग हर जिले में आ सकते हैं? हमने औद्योगिक विकास की परिभाषा बदल दी। हम सब क्षेत्रों का विकास चाहते हैं, समाज के सब वर्गों का विकास करना चाहते हैं। पहले हमारा किसान खेती करता था। खेती के हाल क्या थे मित्रों? वो बारिश का इंतजार करता था, बारिश हुई, फसल हो गई तो अपनी रोजी रोटी कमा लेता था, वरना 8 महीने भर वो बेचारा मजदूरी के इंतजार में रहता था। पानी समुद्र में बह जाता था, पानी का उपयोग नहीं हो पाता था। वर्षा होती थी, पानी बह जाता था। हमने पानी को रोकने का प्रबंध किया, पानी को प्राथमिकता दी, और आज परिणाम क्या आया है? मैं हमारे कांग्रेस के मित्रों को चैलेंज करता हूं, आह्वान करता हूं, अगर आपके दिल में किसान के प्रति प्रेम हो,
हिंदुस्तान का गांव का भला करना चाहते हो तो मैं दिल्ली की सल्तनत को आह्वान करता हूं कि आइए मैदान में। आप कृषि विकास 3% से आगे नहीं ले जा पा रहे हो, इस सच्चाई का इनकार नहीं कर सकते हो। 3% से आगे हिंदुस्तान का कृषि विकास नहीं जा पा रहा है। ये गुजरात का दमखम देखिए, हमने 11% क्रॉस कर दिया है कृषि के विकास में। आज मैं यहां प्रदर्शनी देख रहा था, आपने भी देखा होगा। संतरामपुर इलाके के किसान मुझे मिले, वो कहते हैं हम आधुनिक ढंग से अब परवर की खेती करते हैं और 1 एकड़ भूमि में 2.5 लाख 3 लाख रुपया कमाना हमारे लिए संभावना पैदा हुई है। मैंने कहा इतने परवर बेचोगे कहां? तो उनको साफ पता है कि साहब मुंबई जाएगा और मुंबई से विदेश तक चला जाएगा, हमारा संतरामपुर का परवर दुनिया के बाजार में बिके, ये सपना देख करके काम रहे हैं। मित्रों, चीजें बदली जा सकती है। उनको विकास का ये रूप मालूम तक नहीं था, वो छोटे छोटे खेल खेलने में लगे थे। हमने एक बहुत बड़ी स्थिति को पैदा किया है। भाइयों बहनों, आज विकास की बात होती है तो चर्चा गुजरात की होती है, गुजरात की बात होती है तो चर्चा विकास की होती है। यानी एक सिक्के की 2 बाजू, गुजरात और विकास, विकास और गुजरात, चारों तरफ। और आप लोगों को भी पता होगा, आप हिंदुस्तान में किसी कोने में गए हो, हरिद्वार गए हो, ऋषिकेश गए हो, किसी रिश्तेदार को मिलने गए हो, कहीं शादी बारात में गए हो, कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हो और कोई गुजरात के बाहर के व्यक्ति से आपका मिलना हो जाए और अगर उसको पता चले कि आप गुजराती हो तो तुरंत आपका हाथ पकड़ लेता है और हाथ छोड़ता नहीं है। उसको लगता है आपका हाथ पकड़ के उसको शायद नई ऊर्जा मिल जाएगी। ये पूरे देश में अनुभव है, कोई इंकार नहीं कर सकता है। मित्रों, कुछ राजनीतिक कारणों से इस सच्चाई को दबाने की कोई कोशिश करता होगा तो उसकी आत्मा को भी पूछे। यहां आए हुए हर व्यक्ति के जीवन में अगर कोई अन्य राज्य का व्यक्ति मिला होगा, यह अनुभव आया होगा, यह मैं दावे से कहता हूं। यह ऐसे वैसे नहीं आया है, यह ऐसे वैसे नहीं आया है। एक कठोर परिश्रम किया है, 10 साल तक विकास की यात्रा के लिए एक तपस्या की है, साधना की है। पूरी सरकार को एक ही काम के लिए खपा दिया है और समाज की शक्ति को जोड़ करके लिया है। भाइयों बहनों, 2 दृश्य देश के सामने साफ है, 2 राजनीतिक संस्कृतियां देश के सामने साफ है। अब देश को निर्धारित करना है किस राजनीतिक संस्कृति से देश का भला होने वाला है और किस राजनीतिक संस्कृति से देश तबाह हो रहा है। एक राजनीतिक प्रवृत्ति है भागला पाड़ो राज करो, डिवाइड एंड रूल, जितने टुकड़े हो सकते टुकड़े करो। और दूसरी राजनीतिक संस्कृति है सबका साथ, सबका विकास। ये मंत्र ऐसे नहीं आया है, ये तपस्या कर करके निकली हुई बातें हैं। और इसलिए वोट बैंक की राजनीति ने देश को तबाह किया है, देश को बर्बाद किया है। शांति, एकता और भाईचारा की क्या ताकत होती है, ये गुजरात ने दुनिया को दिखा दिया है। भाइयों बहनों, आज जो विकास की नई ऊंचाइयों को हमने पार किया है, उन विकास की ऊंचाइयों के संबंध में क्या कारण रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके से उसका मूल्यांकन करते हैं। किसी को लगता है कि मुख्यमंत्री अच्छे आए हैं इसलिए विकास हो रहा है, किसी को लगता है कि सरकार अच्छी आई है इसलिए विकास हो रहा है, किसी को लगता है कि सरकारी मशीनरी काम करने लगी है इसलिए विकास हो रहा है, किसी को लगता है कि हमारा डीडीओ अच्छा है इसलिए काम अच्छे हो रहे हैं, किसी को लगता है हमारा टीडीओ अच्छा है इसलिए काम हो रहा है, किसी को लगता है हमारा ग्राम सेवक अच्छा है इसलिए विकास हो रहा है। हर एक लोगों को अलग अलग कारण दिखते हैं, जिसको जो अनुभव है वो कारण नजर आता है।
लेकिन भाइयों बहनों, मैं जहां बैठा हूं वहां से मुझे कुछ और भी दिखता है। मुझे देखने का अवसर ज्यादा मिलता है और इसलिए गुजरात ने आज जो विकास प्राप्त किया है, गुजरात ने विकास की ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, उसका अगर श्रेय किसी को जाता है, उसका यश किसी को जाता है, तो मेरे 6 करोड़ गुजराती भाइयों बहनों को जाता है। ये आपके कारण हुआ है, ये आपकी बदौलत हुआ है। वो कौन सी ताकत है जिसके कारण हुआ है? लोग कहेंगे कि 6 करोड़ नहीं तो 5 करोड़ तो पहले थे ही थे, तो पहले क्यों नहीं हुआ? आपका सवाल वाजिब है। पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले क्या होता था, आए दिन एक जाति दूसरी जाति के साथ भिड़ती थी, कोई खाम पॉलिटिक्स लाता था और दूसरे समाज को मारने पीटने की आह्वान करता था, कोई दूसरी राजनीति लाता था, तीसरे समाज को मारने की कोशिश करता था। आदिवासियों में भी ये फलाना आदिवासी है, ये ढिकना आदिवासी है, उनके बीच भी लड़ाई करवा देना, एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़ा देना। किसान अगर फसल पैदा कर करके खेत में रख के आया है, फसल काटने का नौबत आई हो और किसी दूसरी जाति के लोगों को गुस्सा आया तो रात में जाकर के आग लगा देते थे। कभी फसल काट करके खेत में रखी है, दूसरे दिन बाजार में बेचने का समय है, उसके पहले ही कोई आकर के चोरी करके ले जाता था। जाति जाति के झगड़े हुआ करते थे, हर गांव जातियों में बटे पड़े थे और जातिवाद का जहर हमें बर्बाद कर रहा था। दूसरी तरफ कौमवाद का जहर, गुजरात यानी कौमी दंगे, 1736 से यही परंपरा चली थी। हर दूसरे साल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दंगे होते थे, मोहर्रम निकले दंगा, गणेश विसर्जन हो दंगा, पतंग चगा रहे हैं दंगा, साइकिल लेके जा रहे हो किसी को टकरा गई दंगा। यानी दंगा करने के लिए अवसर खोजते थे हम लोग। ऐसे ही देश का हाल कर दिया था। और गुजरात में जब देखो कर्फ्यू लगा था, जब देखो कर्फ्यू। एक गोधरा का तो इतिहास है, 85 में इस गोधरा में 300 दिन तक कर्फ्यू रहा था, 300 दिन तक। ये ठीक है कि ज्यादातर समय एक 40-50 दिन छोड़ दें तो बाकी कर्फ्यू रात को रहा था, लेकिन 300 दिन कर्फ्यू ये छोटी बात नहीं है। 300 दिन तक कर्फ्यू रहा था इस शहर में। दंगे यही कारोबार था, मारना पीटना काटना खून बहाना, किसी की ऑटो रिक्शा जला देना, किसी का पान का गल्ला जला देना, आए दिन अस्त्रे चलाना, यही चलता था। और मरता गरीब था, बर्बादी होती थी। और गुजरात में तो ये हालत थी कि बच्चा पैदा होता था, उसको मम्मी पापा बोलना नहीं आता था, इन कर्फ्यू क्या है वो उसको समझ आता था, वो कर्फ्यू बोलना जानता था। आज जो बच्चा 8-10 साल का हुआ है उसको पता तक नहीं है कर्फ्यू किस चिड़िया का नाम है। चला गया कर्फ्यू। वो एक जमाना था कि वो अपने अंकल को नहीं जानता था, अपने चाचा मामा को नहीं पहचानता, लेकिन बच्चा पुलिस अंकल को बराबर जानता था। क्योंकि सोसाइटी के बाद, चाल के बाहर, मोहल्ले के बाहर कोई न कोई पुलिस वाला डंडा लेके 12 महीना खड़ा रहता था, 12 महीना खड़ा रहता था। और बच्चे सब उसको पुलिस अंकल के रूप में जानते थे, अपने अंकल को नहीं जानते थे। ये दिन हमने देखे हैं। 10 साल हो गए मित्रों, ये सारी चीजें गुजरात से चली गई। और उसके कारण ये एकता, ये शांति, ये भाईचारा, इसका जो माहौल बना है, उसी ने विकास के लिए ताकत पैदा की है मित्रों। विकास के मूल के अंदर हमारी ये एकता, हमारी शांति, हमारा भाईचारा है। हम तो अनुभव करते हैं, कभी कभी
घर में माँ बढ़िया खाना पकाती है तो हम लोगों को आनंद, लेकिन कभी पता नहीं होता है कि माँ ने क्या क्या किया है, उसके कारण ये खाना पका है। उसी प्रकार से ये जो विकास हुआ है, हमें आनंद तो आ रहा है, लेकिन ये विकास होने के पीछे वो कौन सी मार्मिक ताकत पड़ी थी, उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। मेरे इस सद्भावना उपवास के माध्यम से मैं आप ही को आपकी शक्ति का परिचय देने आया हूं। आपने जो करके दिखाया है उसको आप दुनिया को डंका की चोट पर बताएं, इसलिए मैंने उपवास का ये साधन हाथ में लिया है और ये तपस्या का रास्ता चुना है। भाइयों, ये लेने पाने के लिए नहीं है, ये किसी के खिलाफ नहीं है, और नहीं मैं मेरी शक्ति किसी के खिलाफ बर्बाद करना चाहता हूं। मेरे पास 6 करोड़ लोगों के लिए काम करने के लिए 6 जन्म लूं तो भी कम पड़ जाए, इतना काम पड़ा है। 6 जन्म लूं तो भी कम पड़ जाए, इतना काम इस गुजरात के लिए मेरे पास पड़ा है। इसलिए मैं किसी के लिए समय बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये समय आप पर, आपका अधिकार है मुझ पर, ये आपके लिए है, आप ही की भलाई के लिए खर्च हो, ये मेरा संकल्प है। और इसलिए मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, कोई मेरा साथ दे या न दे, मित्रों, विरोध कितना तीव्र होता है वो सब मैं झेल चुका हूं, और उसके लिए मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। आए संकट आए, उसी ताप में से हम पैदा होने को तैयार हैं। मित्रों, आज लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, ढेर सारे आशीर्वाद दे रहे थे। कोई कुछ बनने के लिए आशीर्वाद दे रहा था, कोई कुछ करने के लिए आशीर्वाद दे रहा था। मैं सबको कहता था कि अगर आपको मुझे आशीर्वाद देने हैं तो कुछ बनने के लिए आशीर्वाद मत दीजिए। आपको मुझे आशीर्वाद देना है तो कुछ करने के लिए आशीर्वाद मत दीजिए। आप मुझे आशीर्वाद वो दीजिए कि मुझ पर कितने ही जुल्म क्यों न हो, मेरी सहन शक्ति में कोई कमी ना आए। बस ये आशीर्वाद दे दीजिए, फिर खेल मेरे हाथ में है। जुल्म जितना गहरा होता जाएगा, सहने की शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। भाई, मैं पवित्रता से निकला हुआ हूं, मैं इंसान, मैं ईश्वर को साक्षी रख करके काम करने वाला इंसान हूं, और इसलिए हर जुल्म को सहने का सामर्थ्य जनता के आशीर्वाद से मुझे मिला है। उस जुल्म को सहता रहूंगा, सच्चाई और ईमानदारी के साथ ये गुजरात की सेवा करता रहूंगा। मैं जानता हूं मित्रों, जिन्होंने 40-40, 50-50 साल तक सत्ता भोगी हो, जिनका दिल्ली के अंदर झंडा फहरता हो, उनके लिए गुजरात में हमारी सरकार होना कितना कष्टदायक होगा मैं जानता हूं। उनको कितनी तकलीफ होती होगी मैं जानता हूं। और वैसे भी छोटे बच्चे के हाथ में भी कोई खिलौना हो, आपकी इंडिपेंडेंट ले ली हो और आप उसको लिखना हो और इंडिपेंडेंट ले लो, तो बच्चा कितना तूफान मचा देता है घर में। एक छोटा बच्चा ना समझ के बच्चे के हाथ में से भी अगर उसकी इंडिपेंडेंट आप ले लो तो बच्चा 2 दिन तक घर में तूफान मचाए रखता है। तो इनका तो सब लूट गया है, इनका तो सब लूट गया है। और इसलिए उनकी परेशानी मैं समझ सकता हूं। और आपने वो गिलहरी देखी होगी, क्या कहते हैं उसको आप? नहीं, चिपकली, हाँ? चिपकली, हाँ? चिपकली। अगर उसकी पूंछ कट जाती है ना कभी, तो बाद में उछलती रहती है, काफी देर तक उछलती रहती है। कोई जीव नहीं होता, जान नहीं होता, कोई संभावना नहीं होती, लेकिन वो उछलती रहती है। तो ये उछलना कूदना चलता रहता है, ये उछलना कूदना चलता रहता है। भाइयों बहनों, ये विकास की ऊंचाइयों को पार करना इन दोनों एक फैशन हो गई है पूरे हिंदुस्तान में।
जो लोग गुजरात को पसंद करते हैं वो ये कहते हैं हम गुजरात जैसा करना चाहते हैं, और जो गुजरात को नापसंद करते हैं वो कहते हैं देखिए उस काम में तो हम गुजरात से आगे निकल गए। मतलब मापदंड कोई होगा, मानदंड कोई है तो गुजरात है। अच्छा करना है तो भी गुजरात को देखना है, और अच्छा किया है तो भी गुजरात के आधार पर ही बताया जाता है। ये तो हमने हासिल कर लिया है। लेकिन इन दिनों गुजरात में कुछ भी होता हो, लेकिन बाहर कुछ और हो रहा है। आप देखिए, भारत सरकार के पोस्टल डिपार्टमेंट ने आज एक एनवेलप प्रकट किया। भारत सरकार का पोस्टल डिपार्टमेंट सद्भावना मिशन पर एनवेलप प्रकट करे। मैं नहीं जानता हूं इन अफसरों का क्या होगा, क्योंकि अभी एक आईटी का सम्मेलन हुआ था, ऑल इंडिया के कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें दिल्ली सरकार के एक आईटी के अधिकारी उसमें आए थे। अब वो भले भाव से कुछ अच्छी बातें गुजरात के लिए बोल दी उनके मुंह से कि आईटी सेक्टर में, ई गवर्नेंस में गुजरात ने अच्छा काम किया वगैरह वगैरह। वो वहां पहुंचे नहीं कि उनकी बदली हो गई, ट्रांसफर हो गई। एक ही गुना था कि उन्होंने गुजरात की तारीफ कर दी थी। भाइयों बहनों, आज एक स्पेशल एनवेलप पोस्टल डिपार्टमेंट ने निकाला है, और वो भी सद्भावना मिशन पे निकाला है, गोधरा की धरती पर निकाला है, शांति एकता भाईचारा का संदेश निकाल कर आया है। तो एक ये दृश्य है। दूसरा भी एक दृश्य देखिए। कुछ दिन पहले पंजाब की एक चुनाव सभा थी। पंजाब में चुनाव चल रहे हैं। पंजाब की चुनाव सभा में कांग्रेस के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और इस समय जो चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं श्रीमान अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने पब्लिकली भाषण किया है। पंजाब के चुनाव में पंजाब की जनता से वोट मांगने के लिए कांग्रेस के नेता ने भाषण किया है कि आप मुझे वोट दो, मैं पंजाब को गुजरात की तरह आगे ले जाऊंगा। ये कहा है उन्होंने। यानी पंजाब में भी वो गुजरात मॉडल पर काम करने के लिए सोच रहे हैं। मित्रों, ये यहां की बात नहीं है। हिंदुस्तान भर में कांग्रेस के लोगों को, वहां की जनता को कुछ कहना है तो गुजरात का नाम लेना पड़ रहा है। और इसलिए यहां के लोगों को मैं क्या कहूं, क्यों कहूं? अगर मुझे कहना है तो 6 करोड़ गुजरातियों को कहना है कि सद्भावना ही एक रास्ता है जो गुजरात को आगे ले गया है और राज्यों को भी ले जा सकता है। उनको लगता है कि मोदी की नकल करेंगे तो काम चल जाएगा, मोदी की किसी योजना को अपने नाम पे लगा करके बना देंगे तो काम चल जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत सुधार हो जाए, लेकिन पूरे राज्य में अगर परिवर्तन लाना है, गुजरात की तरह विकास की ऊंचाइयों पर जाना है, तो मैं उन राज्यों के समझदार राजपुरुषों से प्रार्थना करता हूं कि आप सिर्फ गुजरात की योजनाओं की नकल मत कीजिए। आप इस सफलता के पीछे गुजरात के 6 करोड़ नागरिकों की एकता, शांति और भाईचारे की ताकत है, उसको पहचानिए। जातिवाद के जहर से कैसे मुक्त गुजरात हुआ है, उसको पहचानिए। कौमवाद को कैसे दफना दिया है, उसको पहचानिए। और जब ये पहचान करके उसको आप अपने राज्य में लागू करोगे तो आपका राज्य गुजरात से भी आगे निकलने को तैयार हो सकता है। करना है तो ये करो। ये जड़ी बूटी है जो मैं देश के सामने बताना चाहता हूं, और इसलिए मैंने सद्भावना के ये उपवास का यज्ञ आरंभ किया है। भाइयों बहनों, मैं मीडिया का बहुत आभारी हूं कि आज आए हैं। कुछ भी दिखाएं, कुछ भी कहे, लेकिन दिखाना पड़ेगा, ये मैं वादे से कहता हूं। ये तपस्या है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। भाइयों बहनों, इन दिनों डिक्शनरी के अंदर जितनी गालियां हैं, डिक्शनरी के बाहर जो गालियां हैं जो डिक्शनरी में नहीं छापी जा सकती,
वो सारी की सारी मेरे लिए इस्तेमाल हो रही है। उनके पास जितनी ताकत है सारी गालियां दे रहे हैं। ऐसा कहते हैं मनोवैज्ञानिक लोग कि जब गुस्सा निकल जाता है तो मन को थोड़ा रिलीफ होता है। कुछ लोग अनाप शनाप गालियां बोल देते हैं तो उनके मन को भी रिलीफ होता है। तो मेरे कारण उन लोगों की जो गालियां आ रही है उसके कारण उनके मन को जो शांति मिल रही है, ये भी मेरी एक सद्भावना है। और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे जितनी ज्यादा गालियां देने से आपको संतोष मिलता है, आप बिल्कुल बिना संकोच और देते रहना। आप जरूर देते रहना, क्योंकि आपका भला हो, आपका मन स्वस्थ हो, वो भी तो मेरे 6 करोड़ गुजरातियों के पैकी एक है। क्योंकि मैं सब 6 करोड़ गुजरातियों को सुखी देखना चाहता हूं। ये मेरी सद्भावना है उनके लिए। आइए भाइयों बहनों, और मैंने मेरे पहले भाषण में कहा था, मुझ पर जितने पत्थर गिरते हैं उन्हीं पत्थरों से मैं सीढ़ी बनाता हूं और गुजरात को उसी सीढ़ी पर ऊंचाइयों पर ले जाता हूं। किसी की बुराई करके देश नहीं चलाया जा सकता है। और मैं कांग्रेस के मित्रों से आग्रह करता हूं, कुछ ऐसा भी तो करो। मीडिया के मित्र भी कभी उनको पूछने का साहस दिखाओ, अगर आप में कोई मौका मिल जाए तो उनसे पूछो कि भाई आप इतना सारा मोदी के पीछे पीछे जा रहे हो, तो तुम भारत सरकार की योजनाएं बताओ ना, अच्छा रहेगा। मोदी अपनी बता रहे हैं, तुम उनकी बताओ। नहीं बताते हैं कि चलो भाई हमने 50 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया, ये हमने 10 पुलिया बना दिए, ये हमने 4 नए रेलवे ट्रैक डाल दिए, हमने 2 नए एयरपोर्ट बना दिए। कुछ तो बोलो यार। नहीं, कुछ किया हो तो बोले ना। उन्होंने एक वादा किया था, एक वादा, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना? जरा जोर से बोलिए। ये लोग दिल्ली में सरकार बनाने से पहले आपके पास आए थे, उन्होंने कहा था कि आप अगर उनको दिल्ली में सरकार बिठाएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था? जोर से बोलिए, कहा था? महंगाई हटाने के लिए कहा था। महंगाई हटी, महंगाई बढ़ी। इसका तो जवाब दो यार। जवाब मांगते फिर रहे हैं। अरे ये तो जवाब दो। ये देश की जनता आपसे जवाब मांग रही है। गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले हफ्ते एक दर्द व्यक्त किया, पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जो न्यूट्रिशन के कारण, कुपोषण के कारण देश की जो स्थिति है, ये हमारे देश के लिए शर्मनाक बात है, ऐसा उन्होंने बयान दिया। अब वो प्रोफेसर होते और ये बयान देते तो समझ सकते थे, लेकिन आप प्रोफेसर नहीं हो, आप प्रधानमंत्री भी हो। आपको सिर्फ बयान देकर के छूटना नहीं चाहिए, आपको इसका जिम्मा लेकर के कहना चाहिए उपाय क्या है। मैं हैरान हूं मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री इतने बड़े वरिष्ठ पद पर बैठे हैं, इतने बड़े विद्वान व्यक्ति रहे हैं, जिंदगी के अधिकतम हिस्सा शासन व्यवस्था के साथ उनका जुड़ा रहा है, अर्थशास्त्री के नाते उनका लोहा माना जाता है। उनको 2012 में जाकर के पता चला कि देश में न्यूट्रिशन की समस्या है। भाइयों बहनों, गुजरात कैसे होता है मैं बताना चाहता हूं। 2001 का सेंसस हुआ, जनगणना हुई, 2004 में उसका फुल रिपोर्ट आया। मैंने जब 2004 में फुल रिपोर्ट पढ़ा तो मेरा ध्यान ये माल न्यूट्रिशन पर गया। मैंने अफसरों की मीटिंग बुलाई कि भाई ये जो सेंसस रिपोर्ट कहता है ये चिंता बताता है, हम लोगों ने कुछ सोचना चाहिए। और आपको जानकर के हैरानी होगी, प्रधानमंत्री 2012 में बोल रहे हैं हमने 2005 के अंदर न्यूट्रिशन की समस्या के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। 1000 करोड़ रुपया तक का बजट
न्यूट्रिशन के मुद्दे पर हमने खर्च किया, क्योंकि गरीब का बच्चा कुपोषण में पीड़ित नहीं रहना चाहिए। सगर्भा माता, उसको अगर कुपोषण होगा तो उसके गोद से अपंग बच्चा पैदा होगा, विकलांग बच्चा पैदा होगा, मंद बुद्धि का बच्चा पैदा होगा, वो समाज के लिए चिंता का विषय रहेगा। ये काम हमने 2005 से शुरू किया। इतने बड़े व्यक्ति को 2012 तक इस बात का पता तक न चला, देश का क्या होता होगा भाइयों। ये शर्मिंदगी की बातें हैं। कुपोषण एक चिंता का विषय है, लेकिन सिर्फ शर्मिंदगी कह करके छूट जाना ये देश चलाने का तरीका नहीं होता है भाइयों। गरीबों के नाम पर वोट लेते हो, कुछ तो गरीबों का सोचो, कुछ तो उनकी चिंता करो। वो करने को तैयार नहीं है। एक गरीबों की भलाई के लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम चलता है और हर तरह में 3 महीने भारत सरकार उसका एनालिसिस करती है। और पिछले 10 साल में एक भी कांग्रेसी सरकार पहले 5 में जगह नहीं बना पाती है। या तो बीजेपी की सरकारें नंबर 1 पर होती हैं, या तो बीजेपी के मित्र राज्य हैं एनडीए के, उनका नंबर होता है। और इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, उनके अपने राज्यों का परफॉर्मेंस ठीक करने के बजाय वो सर्वे करना ही बंद कर दिया। ये इनका गरीबों का प्रति प्रेम देखिए। सर्वे करना बंद कर दिया, रिपोर्ट निकालना बंद कर दिया, क्योंकि उनकी किरकिरी होती थी। क्योंकि बीजेपी वाले राज्य ये 20 पॉइंट प्रोग्राम के इंप्लीमेंटेशन में नंबर मार लेते थे। क्या ये तरीका होता है क्या गरीबों की भलाई करने का? भाइयों बहनों, राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह पर होती है। चुनाव के समय कोई कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है, देश के 60 साल हम बर्बाद कर चुके हैं। अब देश की जनता ज्यादा इंतजार करने को तैयार नहीं है। हर व्यक्ति को परिवर्तन चाहिए, हर व्यक्ति को विकास चाहिए, हर व्यक्ति को अपने जीवन में बदलाव चाहिए। और गुजरात सरकार ने बदलाव लाने का कोशिश की है। देश भी यही प्रतीक्षा कर रहा है। देश भी बदलाव चाहता है। इस गंभीर हालत से वो छुटकारा चाहता है। भाइयों बहनों, ये सद्भावना मिशन के माध्यम से शांति, एकता और भाईचारा, ये हमारी ताकत है। उस ताकत को हमने बरकरार रखना है, उस ताकत को और बढ़ाना है। गले से गला मिला करके अपने अपने रास्ते कुछ भी क्यों ना हो, मिलजुल करके, ये भारत माता हमारी माता है, ये गुजरात हमारा प्रदेश है, ये गांव हमारा गांव है। आओ हम सब कर विकास करें, ये मार्ग हमको अपनाना है। इसी काम के लिए मैं चल पड़ा हूं। आधे से अधिक जिलों का मैंने दौरा पूरा किया है और मैंने ऐसा जन सैलाब कभी देखा नहीं। मैं मित्रों जिलों में पिछले 25 साल से घूम रहा हूं। मैंने धार्मिक कार्यक्रम देखे हैं, सामाजिक कार्यक्रम देखे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम देखे हैं, लेकिन लाखों की तादाद में लोग मिलने के लिए आए, ये अपने आप में अजूबा है। ये पॉलिटिकल पंडितों के दिमाग में बैठने वाला विषय नहीं है। वो लिखने वाले भी समझ नहीं पाएंगे कि ये है क्या चीज। मैं अनुभव करता है क्या चीज है, क्या सामर्थ्य है, वो मैं अनुभव करता हूं। हर तबके के लोग, मुझे आज एक सज्जन मिलने आए, उनका बच्चा 3 साल का है। वो मुझे कह रहे हैं कि उसने कल शाम से तय किया है कि मैं अनशन करूंगा। वो उपवास पर बैठा है घर में, 2.5-3 साल का बच्चा। मित्रों, ये कौन सी ताकत है? ये किसी पॉलिटिकल पंडित के समझ का विषय नहीं हो सकता। मित्रों, यहां माताएं बहनें आती हैं, कोई पढ़ी लिखी माताएं बहनें नहीं है, लेकिन वो किस भाव से आशीर्वाद देती हैं, ये राजनीतिक तराजू से नहीं तोला जा सकता है। एक तपस्या के साथ जुड़ा हुआ ये जनमन है। इस जनमन का एक सामर्थ्य अलग होता है। इसको समझना राजनीतिक तराजू से संभव नहीं है भाइयों। एक सामाजिक क्रांति का अवसर है ये। साथ मिलने से कितनी बड़ी ताकत आती है, ये देश अनुभव करे। ये गुजरात दिखाना चाहता है। परिवार में भी एकता होती है तो परिवार आगे बढ़ता है। गांव में भी एकता होती है तो गांव आगे बढ़ता है। राज्य में एकता होती है, राज्य आगे बढ़ता है। देश में एकता होती है, देश आगे बढ़ता है। और ये मैंने पहले दिन कहा है कि ये सद्भावना मिशन
वोट बैंक की राजनीति का मृत्यु घंट लेकर के आया है। इस देश में वोट बैंक की राजनीति खत्म होनी चाहिए। सबका साथ हो, सबका भला हो, यह संकल्प होना चाहिए। ये टुकड़े फेंक करके चुनाव जीतने वाले कारोबार से ये देश बर्बाद हो चुका है। सबका साथ, सबका भला, कौन सा रास्ता है ये? यही एकमात्र रास्ता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आइए इस सद्भावना के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ें और समाज के भलाई के लिए, हर तबके की भलाई के लिए कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई पीछे रहना नहीं चाहिए। समाज तभी स्वस्थ होता है जब समाज के सभी अंग शक्तिशाली होते हैं। उस मंत्र को लेकर के हम चलें। आज लाखों की तादाद में लोगों ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिए। मैं पंचमहाल की धरती को नमन करता हूं। जिन्होंने मेरे साथ उपवास किया है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं जब निकला तब मैंने कहा था मैं अकेला उपवास करूंगा, लेकिन हर जिले में हजारों की तादाद में लोग उपवास करने के लिए फिर बैठते हैं। छोटे छोटे बच्चे फिर सवाल उठाते हैं कि मोदी जी ने तो पारणा किया नहीं, और बच्चे घर जाकर के कुछ खाते नहीं है। 2-3 जिले में मेरे बहुत बुरे अनुभव आए। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, इस कार्यक्रम के समाप्ति के बाद आप अपने घर जाकर के जरूर अपने उपवास का समापन कीजिए। मेरा उपवास कल सुबह तक चलने वाला है, इसलिए मैं यहाँ वो विधि नहीं करता हूँ, और इसलिए मुझे आप क्षमा करें। लेकिन आपके परिवार में बच्चे इस उपवास में जुड़े हो, आप जुड़े हो, आप मेरी प्रार्थना है कि आप घर जाकर के इस उपवास का उपार्जन करिए और आप उसका अंत कर करके परिवार के साथ बैठ करके खाना खाइए। वो भी एक आशीर्वाद बनने वाले हैं। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। एक बात मुझे कहनी है, एक बार और मुझे कहनी है कि जब मैं विकास की बात करता हूं और पंचमहाल जिले में आया हूं, तो पंचमहाल जिले में गत वर्ष हमने जो योजना की थी, उस योजना के तहत करीब 1100 करोड़ रुपयों के काम ऑलरेडी जिले में चल रहे हैं। मित्रों, एक जमाना था पूरी राज्य सरकार का इतना बजट नहीं हुआ करता था। आपके जिले में इसी एक वर्ष में 1100 करोड़ रुपयों के काम चल रहे हैं, प्रगति पर है। एक एक काम इंप्लीमेंटेशन होकर के पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज जब मैं आया हूं तब उसके अलावा उसके अतिरिक्त 1490 करोड़ रुपए, करीब 1500 करोड़ रुपए ये पंचमहाल जिले के चरणों में समर्पित करता हूं। और इसी 2012 के वर्ष में उन पैसों का उपयोग आपके यहां विकास के लिए होगा, चाहे वो ग्रामीण विकास का काम हो, नगरीय विकास का काम हो, पानी की व्यवस्था हो, ड्रेनेज की व्यवस्था हो, हॉस्पिटल स्कूल के काम हो, पानी की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के काम हो। इन सभी कामों के लिए करीब 1500 करोड़ रुपए यानी 1490 करोड़ रुपए, 1490 करोड़ रुपया आज गुजरात ने आज पंचमहाल जिल्लाના નાગરિકોના વિકાસ માટે આપું છું। અને આ સદભાવના રૂપે આ વિકાસની યાત્રાને વધુ વેગથી આગળ વધાવીએ એ જ અપેક્ષા સાથે જય જય ગરવી ગુજરાત। મારી સાથે બોલીશું ભારત માતા की। पूरी ताकत से बोलिए भैया, 1500 करोड़ आए हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो मुलाकाती हैं, मैं खड़ा रहूंगा, आप सबको नमस्ते करने के बाद जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।